जय हिंद दोस्तों, बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फोर्स एमपीपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं नितिन यादव और आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही ये इंपॉर्टेंट होने वाला है उन उम्मीदवारों के लिए भी जो अभी बिगिनर्स हैं, जो अभी अपनी तैयारी को शुरू कर रहे हैं, और साथ ही ये इंपॉर्टेंट होगा उन एस्पायरेंट्स के लिए भी जो एक आध बार एग्ज़ाम दे भी चुके हैं और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, और ख़ास करके कि कौन सी बुक्स हम लोग पढ़ें। और ये वीडियो मैंने बेस किया है ख़ास तौर से हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को आधार बना के, उनको आधार बना के मैंने ये वीडियो शूट किया है। लेकिन यहाँ से बहुत सारा आइडिया आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी ले सकते हैं, ठीक है। और साथ ही आप लोगों को एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ बुक बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि पहले तो आप लोगों को बुक की भूमिका, एक पुस्तक की भूमिका क्या होती है ये क्लियर हो जाए। एक बुक की भूमिका जो वर्तमान जो पैटर्न है एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा का, उसमें आप ये समझ जाइए कि बुक का काम एक नाव की तरह होता है जो आपको एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जा सके। यानी कि पूरी तरीके से आपको बुक कवर नहीं करनी है, आपको बुक में से सिलेबस कवर करना है, सिलेबस में दिए हुए टॉपिक्स कवर करना है। ये बात को खास तौर से ध्यान रखते हुए आपको अपनी तैयारी बनानी चाहिए। दूसरी बात मैं यहाँ पर शुरुआत में ये भी स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि इसके अलावा भी बहुत सारी उपयोगी बुक्स हो सकती हैं, लेकिन जो मैंने पढ़ी हैं, जिनसे मुझे सफलता मिली है, वही बुक मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा, है ना, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ही मैं आप लोगों के साथ में इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए बात शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे हिंदी मीडियम की। ये जो बुक लिस्ट है इसमें पेपर फर्स्ट की, आप लोग जानते हैं पेपर फर्स्ट में एक तो इतिहास है ना, भारतीय इतिहास, और फिर भूगोल, ये दो मुख्य सब्जेक्ट है। और इसके अलावा भी बहुत सारे इनसे जुड़े हुए सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि हम लोग आपदा प्रबंधन की बात कर सकते हैं जो ज्योग्राफी का हिस्सा है, जैसे हम भूगर्भ शास्त्र की बात कर सकते हैं जो कि ज्योग्राफी का हिस्सा है, जैसे हम लोग यहाँ पर जल प्रबंधन की बात कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बार बार आप लोगों को इस बात की तरफ इशारा करूंगा कि ये बुक आपके लिए पर्याप्त नहीं होती है। कोई एक बुक से कोई एक टॉपिक पूरी तरीके से कवर नहीं होता है, उसके लिए अलग अलग जगह से आपको सोर्स उपलब्ध होते हैं और उनका आपको भलीभांति यूज भी करना चाहिए। साथ ही इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए मैं इस बात का बहुत बड़ा पक्षधर हूं कि आप अपना सेल्फ नोट्स तैयार करें, वही एक विद्यार्थी को ज़्यादा बड़ी सफलता दिला सकता है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो काम मैंने किया वही मैं आपको बता रहा हूं। तो यहाँ देखिए, इतिहास और संस्कृति की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें प्राचीन इतिहास, और प्राचीन इतिहास के लिए नो डाउट सबसे अच्छी बुक जो है वो आर एस शर्मा की बुक है, जो एनसीईआरटी में भी चलती है। और ये रामशरण शर्मा जी की जो बुक है, यहाँ से आपको प्राचीन इतिहास का पोर्शन कवर करने में काफ़ी मदद मिलेगी। साथ ही मैं कहूंगा कि मध्यकालीन भारत के लिए भी एनसीईआरटी में जो कि सतीश चंद्रा की बुक होती है वो काफ़ी उपयोगी बुक है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस यदि हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के सिलेबस को काफ़ी हद तक ये बुक भी कवर करती है। बात करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास या आधुनिक भारत का इतिहास के साथ में स्वतंत्रता आंदोलन, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दो बुक्स सजेस्ट कर सकता हूँ। दो किताबें मैं आपको सलाह दूंगा कि आप लोग पढ़ सकते हैं, जिसमें सबसे पहले यदि हम लोग बात करें तो आपके सामने जैसे कि लिखा हुआ है कि आधुनिक भारत में विपिन चंद्रा की बुक जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है, काफ़ी सारे पोर्शन यहाँ से तैयार हो जाते हैं। लेकिन साथ ही यदि आप लोग स्पेक्ट्रम का भी यूज़ कर सके तो स्पेक्ट्रम भी आधुनिक भारत के लिए एक बहुत अच्छा रिसोर्स हो सकती है, एक बहुत अच्छा साधन बन सकती है। तो यहाँ पर मैंने इतिहास के जो तीनों चरण होते हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और स्वतंत्रता आंदोलन, या कह लीजिए आधुनिक भारत का इतिहास, इन तीनों के लिए मैंने आपको ऑथेंटिक सोर्स बताने की कोशिश की है। इसके अलावा आपको कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत मेरे ख्याल से नहीं पड़ेगी, जितना मेरा एक्सपीरियंस है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि यहाँ पर बुक का इस्तेमाल सिर्फ आपको परीक्षा के लिए अपने सिलेबस को देखते हुए टॉपिक्स कवर करने के लिए करना है, पूरी बुक नहीं पढ़ना है। पूरी बुक पढ़ने की और ज्ञानी होने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, और ना ही इतना समय होता है आप लोगों के पास, ना ही इतनी शब्द सीमा होती है मुख्य परीक्षा में लिखने के लिए। बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश का वैसे आप लोग जानते हो कि चाहे वो पेपर फर्स्ट हो, चाहे पेपर सेकंड हो या पेपर थर्ड हो, हर पेपर में मध्य प्रदेश का अपना एक स्पेशल पोर्शन होता है। कुछ टॉपिक्स हैं जो कि मध्य प्रदेश पर आधारित होते हैं, मध्य प्रदेश से जुड़े हुए होते। लेकिन यहाँ मध्य प्रदेश के अगर हम लोग इतिहास और संस्कृति की बात करें तो आप इनमें से कोई भी एक या दो बुक ले सकते हो,
है ना। मैंने फिर ये देखा है, आप लोग भी इस बात से एग्री करते हो कि मध्य प्रदेश के लिए कोई एक ऐसी बुक ही नहीं होती है कि जिससे हम लोग सिर्फ एक ही बुक से पूरे मध्य प्रदेश के सारे पोर्शन पढ़ लें। खास करके मेंस में ये दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कहीं कोई चीज़ तो हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक से उठाना पड़ती है, कहीं कुछ उपकार में भी मैं जो बात कर रहा हूँ वो सिद्दीकी सर की जो बुक आती है, वहाँ पर मैंने मुख्य परीक्षा के लिए उसका काफ़ी इस्तेमाल किया था दोस्तों। खास करके कृषि वाला पोर्शन हो गया, पॉलिटी वाला पोर्शन हो गया और कल्चर वाला पोर्शन हो गया, वहाँ काफ़ी डिटेल। और हिस्ट्री में यदि आप हिस्ट्री पढ़ेंगे वहाँ से तो आपको ऐसा लगेगा आप फिल्म देख रहे हो, एक कहानी की तरह वहाँ इतिहास की घटनाएं, 1857 की क्रांति वगैरह इतना बढ़िया समझाया हुआ है कि मैं वाकई में प्रशंसक हूँ उस बुक का। तो वहाँ से आप कुछ चीज़ें वहाँ से ले सकते हैं। हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो मानक बुक मानी जाती है, बहुत सारे पोर्शन आप यहाँ से ले सकते हैं। महेश बर्णवाल की जो बुक आती है ना, महेश बर्णवाल की जो बुक आती है आजकल एमपी की, वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें ली जा सकती है। इसके अलावा एक लूसेंट भी आता है एमपी का, वहाँ से भी आप ले सकते हो। मध्य प्रदेश के भूगोल के लिए भी मुकेश माहेश्वरी की जो बुक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये एक ऐसी बुक है मुकेश माहेश्वरी की, जितना मैं समझता हूँ कि इसमें कम से कम गलतियाँ हैं, तो ये भी एक ऑथेंटिक सोर्स हो सकती है जो अपडेटेड आपको मिल जाएगी करंट ईयर में, और काफ़ी अद्यतन जानकारी के साथ में ये बुक उपलब्ध होती है। तो यहाँ मध्य प्रदेश का जो चैलेंज होता है मध्य प्रदेश के संदर्भ में तैयारी करने के लिए स्टूडेंट्स के समक्ष कि कौन सी एक बुक पढ़ें, तो ऐसी एक कोई बुक नहीं होती है ना। इसके अलावा भी आपको इंटरनेट की मदद से अपडेट करने की कोशिश करना चाहिए। फिर वही समस्या इंटरनेट पे भी आती है कि इंटरनेट पे यदि आप सरकारी विभागों की साइट्स पे जाएंगे तो कई सारी साइट्स जो हैं वो सालों से अपडेट ही नहीं की हुई हैं, पुराना ही डेटा पड़ा हुआ मिलता है दोस्तों। तो ये एक समस्या है जिससे सबको दो चार होना ही पड़ता है। तो आप अधिकतम जो सोर्स मैंने बताए हैं उनमें से जो भी चीज़ें आपको अपने अनुकूल लगे आप अपने विवेक के अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बात करते हैं भारत और विश्व का भूगोल के। तो यहाँ मैंने पढ़ी है महेश बर्णवाल। फिजिकल ज्योग्राफी के लिए बहुत सारे लोग जो है वो माजिद हुसैन की बुक भी पढ़ते हैं, काफ़ी अच्छी वो भी बुक होती है। कुछ पोर्शन मैंने वहाँ से भी पढ़ा था, आप भी यहाँ से ले सकते हो। और इसके अलावा संबिंद्र सिंह की एक जो बुक आती है ना, ये संबिंद्र सिंह की जो बुक आती है, यहाँ से भी फिजिकल ज्योग्राफी जिसका यदि कमज़ोर है तो वो काफ़ी हद तक यहाँ से मदद ले सकता है ना। तो ये कुछ ऑथेंटिक बुक्स हैं जो मैंने पेपर फर्स्ट को टारगेट करते हुए आप लोगों के सामने साझा करने की कोशिश की है। मैं फिर बार बार दोहरा रहा हूँ कि ये मेरी अपनी बुक लिस्ट है, यहाँ से सिर्फ आपको आइडिया लेना चाहिए, है ना। यहाँ से सिर्फ आपको एक भरोसा जरूर मेरे ऊपर करना चाहिए कि हाँ ये बुक अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे यदि आपसे शेयर कर रहा हूँ तो ये आप लोगों के लिए भी लाभदायक हो सकती है। और ना केवल मेरा बल्कि कई सारे स्टूडेंट्स का यही ओपिनियन होता है कि ये बुक्स जो है वो कारगर होती है MPPSC मुख्य परीक्षा में। आगे बात करते हैं अगले चरण में, यदि हम चलें तो पेपर सेकेंड पे चलते हैं। और पेपर सेकेंड में फिर मेरे पास आपको कहने के लिए वही लाइन है कि यहाँ पर भी कोई एक ऐसी बुक नहीं है जो आपका पूरा पॉलिटी तैयार करवा दे, या जो अलग अलग जो ऐसे टॉपिक्स जुड़े हैं जो करंट अफेयर से अपडेशन की डिमांड करते हैं ना, जैसे स्वास्थ्य वाला पोर्शन है, समाजशास्त्र वाला पोर्शन है, अर्थशास्त्र वाला पोर्शन है। इसके अलावा भी आप देखेंगे कि जो समाज वाला पोर्शन है जिसमें जो दुर्बल वर्ग हैं उनके बारे में, वहाँ अद्यतन जानकारी के लिए मैं फिर आपको बताऊंगा कि यहाँ पर मैंने वेबसाइट्स वगैरह भी दी हैं कि आप कहाँ से अपडेट कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचना। ये जब खंड ए की बात करते हैं तो खंड ए में संविधान के लिए नो डाउट एम लक्ष्मीकांत सबसे महत्वपूर्ण सोर्स होता है। एम लक्ष्मीकांत बहुत महत्वपूर्ण बुक होती है, तो ये तो आपको जरूर पढ़नी चाहिए। लोक प्रशासन के लिए भी एम लक्ष्मीकांत की बुक आती है, लेकिन मैं फिर आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि यहाँ पर आपकी केवल 5वीं यूनिट है, केवल 5वीं जो यूनिट है वो केवल जुड़ी हुई है। और उसमें बहुत बेसिक से उन टॉपिक्स को रखा गया है जो आप ग्रेजुएशन के लेवल पे यदि आपने लोक प्रशासन पढ़ा हो किसी ने, तो अगर वहाँ की जो सीरीज आती थी उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो लोक प्रशासन के लिए। मैंने उसी का इस्तेमाल किया है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ आपको ध्यान देने की बात यह है कि दोस्तों ये जीएस का पेपर है, ये लोक प्रशासन का ऑप्शनल पेपर नहीं जो आप बहुत सारे बच्चों को देखा आप इतनी मोटी BL फड़िया की बुक पढ़ रहे हैं। पढ़िए, अगर आप पढ़ चुके हैं उसको पहले तो आप उसको वर्तमान में भी पढ़ सकते हो, अन्यथा आपको अलग से अगर वो बुक लोगे तो बहुत बड़ा बर्डन हो जाएगा, क्योंकि एक यूनिट के लिए इतनी मोटी बुक नहीं पढ़ना चाहिए, अविवेकता है ये। तो यहाँ विवेकपूर्ण तरीके से ध्यान दीजिए। फिर बार बार कहूंगा कि इनमें से जरूरी नहीं कि पूरी लक्ष्मीकांत जरूरी है, पूरी लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ना,
आपको सिलेबस के अंदर के वो टॉपिक्स, वो पोर्शंस कवर करना है जो इस बुक में अच्छे से दिए हुए हैं। इसके अलावा यदि मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र की हम खंड बा की बात कर लें तो अर्थशास्त्र के जो पोर्शन है, जो बेसिक अर्थशास्त्र की शब्दावली या कहना चाहिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स की जो तैयारी अगर आप करें तो संजीव वर्मा के बारे में आप संजीव वर्मा की बुक आप उठा सकते हो, काफ़ी अच्छा इसमें देखने को मिलता है। इसके अलावा जो मैंने एक बुक पढ़ी थी वो थी विवास पेनोरमा। विवास पेनोरमा की बुक में दोस्तों काफ़ी अच्छे से कवर किया है इकोनॉमी को, और जिन बच्चों का इकोनॉमिक कमज़ोर होता है, जिनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड नहीं होता है, वो इस विवास पेनोरमा की बुक को काफ़ी अच्छे से समझ जाएंगे, बहुत सरल भाषा में है ये। इसके अलावा यहाँ प्रतियोगिता दर्पण का एक अतिरिक्तांक भी आता है, एक स्पेशल एडिशन भी आता है जो अर्थव्यवस्था पे आता है, और काफ़ी अपडेट आंकड़े आपको यहाँ से इकोनॉमी के बारे में मिलते हैं, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा कुछ ऑनलाइन सोर्सेज भी होते हैं जो इकोनॉमी के लिए आपको यूज़ करना ही पड़ेंगे और करना ही चाहिए अपने उत्तरों को अपडेट बनाने के लिए, और वो क्या है, वो है इकोनॉमिकल सर्वे, यानी कि जैसे करंट ईयर जो चल रहा है उसका इकोनॉमिक सर्वे जो आता है बजट के पूर्व, वहाँ के आंकड़े आपको बहुत अच्छे से बना लेना चाहिए, उनका एक शॉर्ट नोट्स बनाकर और उनको रिवाइज करते रहना चाहिए। साथ ही जो भारत सरकार और राज्य सरकार का बजट होता है वो भी आपके लिए आंकड़ों का एक बहुत बड़ा सोर्स होता है, और आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है कि पेपर 3 में, माफ़ कीजिएगा ये पेपर 3 में था पहले, अभी पेपर 2 में आ गया है, तो इकोनॉमी वाले पोर्शन में खासतौर से और बाकी भी जीएस के सभी जगह पर आपको आंकड़े देना इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि आंकड़ों के आधार पर आप अपनी बात को वहां पर स्थापित कर सकते हैं एक मजबूती के साथ में। तो यहाँ बजट भी आपको पढ़ लेना चाहिए। कई जगह पर आपने देखा होगा कि यहाँ पर मैंने भी करवाया है आपको, मध्य प्रदेश और भारत दोनों का। आगे बात करते हैं, विकासपीडिया करके एक वेबसाइट है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होती है, और ये भारत सरकार की ही वेबसाइट है। और इस वेबसाइट पर जो खास तौर से जो वंचित वर्गों से संबंधित मुद्दे हैं, आधारभूत संरचना से जुड़े हुए मुद्दे हैं, ग्रामीण विकास से जुड़े हुए मुद्दे हैं जो इस पेपर में शामिल है दोस्तों, उसकी बहुत अच्छी सामग्री वहां पर आपको सीधे सीधे मिलती है। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए दिव्यांगजन है, तो दिव्यांगजन की क्या क्या समस्या है, दिव्यांगजनों के लिए मध्य प्रदेश सरकार की और भारत सरकार की क्या क्या स्कीम्स हैं, दिव्यांगजन नीति क्या है ना, इस प्रकार के सारे टॉपिक्स आपको एक साइट पर मिल सकते हैं। थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, इसका ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हो अपने फोन में प्ले स्टोर की मदद से, विकासपीडिया। समाजशास्त्र की बात करें तो एनसीईआरटी का यदि 11वीं और 12वीं का समाजशास्त्र थोड़ा सा यदि आप सिलेबस देख के उन टॉपिक्स को सिलेबस में जो दिए गए हैं उनको अगर 11वीं और 12वीं की समाजशास्त्र की बुक में पढ़ लेंगे तो मेरे ख्याल से फिर कुछ भी पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जिन लोगों का ग्रेजुएशन वगैरह सोशियोलॉजी में रहा है वो लोग अपनी वही ग्रेजुएशन की बुक्स में से देख लें, उन टॉपिक्स को पढ़ लें, बहुत अच्छे से आपका कवर हो जाएगा गुप्ता एंड शर्मा जैसी बुक्स से। योजना की बात करें तो योजना जो मैगजीन आती है जो खासतौर से करंट अफेयर से अपडेट करती है इस पूरे पोर्शन को, चाहे वो संवैधानिक प्रशासनिक व्यवस्था हो, राजनीतिक व्यवस्था हो या फिर अर्थव्यवस्था हो, इन सबको बहुत अच्छे से अपडेट करने के लिए योजना मैगजीन आपको बहुत मदद करती है। लेकिन यहाँ पर भी ध्यान देने की बात है, एक दिन मैं आपको इस पर भी वीडियो दूंगा कि इस प्रकार की मैगजीन्स को पढ़ना कैसे चाहिए, क्योंकि योजना मैगजीन आती है मंथली मैगजीन और आपको मिल भी जाएगी, आप लगवा भी सकते हो उस मैगजीन को। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि योजना मैगजीन को पूरा नहीं पढ़ना होता है, इसमें से भी सिर्फ वो आर्टिकल आप लोगों को कवर करने होते हैं और उसमें से शॉर्ट नोट्स बनाना होता है जो खास तौर से आपके सिलेबस में सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। तो इस दृष्टिकोण से आपको इसको भी पढ़ने की कोशिश करना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब अगले पेपर की तरफ जब हम लोग चलेंगे, पेपर नंबर 3। देखिए यहां पर कुछ इन्होंने आगे पीछे कर दिया है ना, पेपर 2 उसके बाद में वापस से पेपर 1 कर दिया है। चलिए मैं डायरेक्ट आपको पेपर 4 के बारे में बताता हूं। पेपर 4 की यदि हम लोग बात करें तो इसके लिए जो दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और लोक प्रशासन का जो पोर्शन है, इसके बारे में मैंने कई बार बताया क्योंकि मेरा ये सब्जेक्ट भी रहा है और आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ ये। तो यहाँ लेक्सिकन की जो बुक होती है, इससे मैंने बहुत सारे पोर्शन कवर किए थे और बच्चों को भी करवाए थे। दूसरे नंबर पे महावीर की जो एक बुक आती है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। सुब्बा राव की एक बुक भी हिंदी में आने लग गई, तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यदि आप लोग निर्माण की बुक को फॉलो कर सकें
तो निर्माण की बुक को भी पढ़ सकते हैं मेरे ख्याल से। इसके अलावा निर्माण की बुक के अलावा भी ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत एथिक्स के पेपर में नहीं पड़ेगी आपको, बहुत अच्छा स्कोर आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर भी लेकिन एक जो चीज़ होती है केस स्टडी, केस स्टडी जो कि आपको आने वाली है 40 नंबर की। तो इस केस स्टडी की तैयारी के लिए बुक से ज़्यादा आपको डेली का जो न्यूज़पेपर है, जो आपका डेली का न्यूज़पेपर है, उससे आप कैसे केस स्टडी की तैयारी करेंगे, इस पर एक वीडियो मैंने डाल रखा है कि केस स्टडी की तैयारी कैसे करते हैं, पेपर 4 की तैयारी कैसे करते हैं। तो आप पुराने प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं और उसमें ये तरीका सीख सकते हैं कि केस स्टडी खुद कैसे बना सकते हैं न्यूज़पेपर से और खुद उसकी तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग तो 5वें पेपर पे चलते हैं जो कि सामान्य हिंदी का पेपर होता है दोस्तों। अब यहाँ पर मैं निबंध की भी बात कर देता हूँ जो पेपर 6 होता है साथ ही में। तो चंचल जैन मैडम की जो बुक आती है वो हिंदी के लिए काफ़ी अच्छा सोर्स होती है। इसके अलावा लूसेंट में जो ग्रामर दी हुई होती है हिंदी की, जो व्याकरण दिया हुआ रहता है, वो काफ़ी लाभदायक होता है, काफ़ी उपयोगी होता है मुख्य परीक्षा में। इसके अलावा भी मैं अगर आपको बताऊं तो एक बुक आती है राघव प्रकाश, जो मैंने पढ़ी थी, खास करके इस राघव प्रकाश से मैंने व्याकरण तैयार किया था। तो ये राघव प्रकाश का जो बुक है ये भी हिंदी के लिए काफ़ी उपयोगी बुक है दोस्तों, तो ये भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। निबंध की बात करें तो निबंध के लिए मैं बिल्कुल इस बात के पक्ष में नहीं होता हूँ कि कोई बुक पढ़ो आप, हाँ, लेकिन यदि आप निबंध लिखना कैसे होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, अगर इसका एक आइडिया लेना चाहते हो तो निबंध मंजूषा करके एक बुक आती है, उसमें आप देख सकते हो। लेकिन सीधा वहाँ से नकल नहीं मारनी निबंध की, क्योंकि निबंध एक व्यक्तिगत कला होती है, एक क्षमता होती है, ठीक है, जिसके लिए आपको कहीं से कॉपी नहीं करना है। मैं बोल रहा हूँ चालू ही नंबर आएंगे। 75 नंबर का पोर्शन होता है निबंध का, जिसमें 1000 शब्दों में और एक 500 शब्द में आता है। आप क्या करें, दैनिक भास्कर, योजना, कुरुक्षेत्र, इसके अलावा बहुत सारी जो मैगजीन्स और न्यूज़पेपर होते हैं उनके संपादक की पृष्ठ लगातार पढ़ते रहें। और जो पेपर 6 के सिलेबस में लिखा हुआ है कि इन क्षेत्रों से निबंध होंगे, उन क्षेत्रों पर संभावित टॉपिक्स का आप चयन कर लें, उनकी एक सूची बना लें। साथ ही फिर उस पर अपना कच्चा माल, जैसे कि किसी का उदाहरण हो सकता है, कोई महत्वपूर्ण उक्ति हो सकती है ना, किसी भी प्रकार के कोई रिपोर्ट, आंकड़े, सर्वेक्षण आदि हो सकते हैं, तो उनको एकत्र करना शुरू कर दें और उनका संडे रिवीजन करते रहें और हर संडे को एक निबंध लिखने की कोशिश करें। बस ऐसे ही निबंध की तैयारी होती है। मेरे ख्याल से कोई निबंध की तैयारी किसी बुक के आधार पर सही तरीके से नहीं होती है। तो ये मैंने जो आप लोगों को बताया, अपनी खुद की, जो मेरी खुद की विचारधारा है, जो मेरे खुद के उपयोग किए गए सोर्स हैं और जितना मेरा खुद का अनुभव है, उसके आधार पे मैंने आप लोगों को बताया। उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आप लोगों की भी मदद कर सकेगा और आप भी एक सही अध्ययन सामग्री क्या होना चाहिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा के लिए, उसके लिए यहाँ से काफ़ी कुछ मदद ले सकोगे। तो आप सबका शुभ हो, इसी कामना के साथ दोस्तों, जय हिंद।